हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आ गई हूँ मैं अपने नए वीडियो के साथ। और हमने पिछले वीडियो में प्राचीन राजनीतिक विचारकों को देखा था और आज से हम आधुनिक राजनीतिक विचारक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज सर्वप्रथम हम थॉमस हॉब्स की बात करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि थॉमस हॉब्स प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में हम उन्हें जानते हैं और इन्होंने सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांतों को वैज्ञानिक मान्यता पर स्थापित करने का प्रयास किया था। आज हम उनके जीवन परिचय को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। थॉमस हॉब्स का जन्म कब हुआ था? 5 अप्रैल 1588 में इनका जन्म हुआ था। यह वर्ष इंग्लैंड पर स्पेन के भीषण आक्रमण का भी वर्ष था। आमेंडा के युद्ध ने इंग्लैंड के सर्वत्र भय को वातावरण था। इसी भय से उत्पन्न मनोविज्ञान के वातावरण में हॉब्स की मां ने अपने इस पुत्र को जन्म दिया। फिर नेक्स्ट है जन्म स्थान माल्सबरी जो है वह इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित है और इनका जन्म एक पादरी के घर में हुआ था। फिर नेक्स्ट है इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 4 दिसंबर 1679 को 1679 को। फिर नेक्स्ट है मृत्यु स्थान है इंग्लैंड। फिर नेक्स्ट हॉब्स एक अंग्रेज उदारवादी और संविदावादी राजनीतिक विचारक थे। और हॉब्स का दर्शन प्रभावित था किससे? गैलीलियो, केपलर, डेकार्ट तथा गैसेटी जैसे वैज्ञानिक धारणाओं से। तो हॉब्स का जो काल था उस समय भौतिक विज्ञान मनोविज्ञान बहुत ही प्रचलित था। और जब भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में गैलीलियो, केपलर, डेकार्ट, गैसेटी जैसे विद्वान इतिहास रच रहे थे, जाहिर है उनका प्रभाव हॉब्स पर पड़ना ही था। इन्हीं से प्रभावित होकर भौतिक विज्ञान को मनोविज्ञान से संबद्ध करते हुए राजनीतिक विज्ञान को मनोविज्ञान से इन्होंने जोड़ा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में हॉब्स की प्रमुख रचनाएं। हॉब्स की प्रमुख रचनाएं थी लेवियाथन। सबसे पहले वह 1651 में बनी थी, 1651 में प्रकाशित हुई थी। और यह जो पुस्तक है अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। इस पुस्तक को बाइबल में विशालकाय समुद्री राक्षस का नाम भी दिया गया। यह पुस्तक 4 भागों में है और इसमें हॉब्स ने राजनीतिक विज्ञान का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक विवेचन दिया है। फिर नेक्स्ट है दी कॉर्पोर और ऑन बॉडी। यह पुस्तक 1655 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में हॉब्स ने पदार्थ, गति और वैज्ञानिक प्रकृतिवाद का सामान्य विवेचन किया है। इसमें उसने प्राकृतिक युग को युद्ध की अवस्था कहा है और राजनीतिक समाज के लिए प्राकृतिक कानून की महत्ता को भी बताया है। इसमें हॉब्स ने भय के कारणों का उल्लेख किया है। आप मेरी बातों को भी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं कहती हूँ और हो सके तो इसे नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में हो सकता है पूछ दे कि इस पुस्तक में उन्होंने क्या कहा था और किस चीज़ की व्याख्या की है। फिर नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ लॉ जो पुस्तक है वह 1650 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। और यह जो पुस्तक है इसमें हॉब्स ने कानून व उसके प्रकार की व्याख्या तथा राजा के समर्थन किया है। फिर नेक्स्ट है द क्राइब और ऑन द सिविक ऑर्डर। फिर इस पुस्तक में उन्होंने राज्य, समाज और प्रभुसत्ता का वर्णन किया है। फिर नेक्स्ट पुस्तक है दी होमिन। यह 1658 में प्रकाशित हुई है। फ्रेंड्स ये वाला गलती से टाइप हो गया है तो प्लीज़ इसे आप नोट नहीं कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है अ डायलॉग ऑन द सिविल वार्स। ये अ डायलॉग ऑन द सिविल वार्स भी उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिर हम आगे चलते हैं। हॉब्स का मूल मंत्र क्या था? हॉब्स का मूल मंत्र था स्वयं को पढ़ो। उनका मानना था कि व्यक्ति को खुद को जानना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए पहले खुद को जाने तब फिर हम अपना विकास अच्छी तरह से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हॉब्स की समस्त राजनीतिक जीवन चिंतन का केंद्र क्या था? व्यक्ति था। क्वेश्चन आता है कि हॉब्स के केंद्र क्या है? बहुत सारे ऑप्शन दे रहेंगे, राज्य, व्यक्ति, धर्म या कुछ भी। तो आप वहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा कि उनके सारे राजनीतिक चिंतन व्यक्ति पर ही आधारित थे और व्यक्ति के विकास को ही वे महत्वपूर्ण मानते थे। हॉब्स ने लोकतांत्रिक शासन का समर्थन किया है। एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा होता है कि पूछा जाता है कि किस किस विचारकों ने लोकतांत्रिक शासन का समर्थन किया या समर्थन किया, तो उनमें आप हॉब्स का नाम जरूर याद रखिए कि उन्होंने लोकतांत्रिक शासन का समर्थन किया था। फिर नेक्स्ट है हॉब्स ने राज्य को कृत्रिम संस्था माना। कृत्रिम संस्था का अर्थ होता है कि बनाया हुआ, मतलब कि उनका कहना है कि राज्य व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, ना कि खुद से निर्मित हुआ। फिर नेक्स्ट है हॉब्स समस्त सृष्टि का मूल तत्व प्रत्यय को नहीं मानता। उसके मतानुसार सृष्टि का मूल तत्व कण या पदार्थ है। उसका मानना है कि पदार्थ गतिशील होते हैं और वे
उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, अपितु वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और जब एक पदार्थ गति करता है तो वह दूसरे को भी प्रभावित करता है और खुद को भी प्रभावित करता है होता है, और इस प्रकार उसकी सरल गति एक जटिल गति का रूप धारण कर लेती है, और इससे पदार्थ निरंतर विभिन्न रूपों में परिवर्तित होते रहता है। फिर नेक्स्ट है, हॉब्स के दर्शन का मूल आधार ज्यामितीय तथा यांत्रिक है। यह किसने कहा? सेबाइन ने कहा। ये कथन आप जरूर से याद रखिएगा कि किसने कहा कि उनका जो दर्शन का मूल आधार है ज्यामितीय तथा यांत्रिक है, सेबाइन ने कहा। फिर हम आते हैं आगे। हॉब्स ने ज्यामिति के नियमों को राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या के लिए अपनाया। तो इस कथन का तात्पर्य यह हुआ कि हॉब्स ज्यामिति में सरल से विशेष की ओर बढ़ने की बात को करते थे, अर्थात सरल वस्तुएं जटिल समस्याओं का समाधान ढूंढती हैं, इसलिए वे राजनीति में ज्यामिति के माध्यम से समस्याओं का निदान, लक्ष्य का निर्धारण और मानवीय खुशहाली की स्थापना करना चाहते थे। फिर नेक्स्ट है, हॉब्स के फ्रांसिस बेकन ने के इस विचार को स्वीकार किया कि यांत्रिक के नियम सामाजिक जीवन पर लागू होते हैं। ऐसा आ सकता है कि किससे प्रभावित होकर उन्होंने यांत्रिक के नियम सामाजिक जीवन पर लागू करने की बात कही, तो यहाँ पर आप नाम नोट कर लीजिएगा, फ्रांसीसी बेकन। फिर नेक्स्ट है, हॉब्स ने राजनीतिक तथ्यों के विश्लेषण एवं राजनीतिक अवधारणाओं को मूल्य एवं नैतिकता की स्थापना के लिए वैज्ञानिक भौतिकवाद का सहारा लिया है। तो वैज्ञानिक भौतिकवाद जो है वह भौतिक मनोविज्ञान की मदद से व्यक्ति की मूल प्रकृति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। फिर नेक्स्ट है, हॉब्स ने गैलीलियो की गति सिद्धांत को तथा हार्वे के हृदय संबंधी धारणा को अपने राजनीतिक दर्शन का आधार बनाया। इसके माध्यम से दोनों का सम्मिश्रण करते हुए उन्होंने व्यक्ति की कार्यप्रणाली को स्पष्ट किया है। फिर नेक्स्ट है, हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत में समग्रतावाद एवं व्यक्तिवाद दोनों का लक्षण मौजूद है। इसका मतलब यह है कि हॉब्स का जो सामाजिक समझौता था वो व्यक्ति के समग्र विकास पर ध्यान देता था और सबका विकास हो इस बात पर आधारित था, और व्यक्ति की इसमें प्रधानता थी। और फिर नेक्स्ट है, हॉब्स की राज्य व्यवस्था में व्यक्ति का मूल्य एवं महत्व नहीं है। फिर नेक्स्ट है, हॉब्स राज्य के साधन और व्यक्ति को साध्य मानता है। साधन और साध्य का अर्थ होता है, साधन वह है जिसके माध्यम सहायता से, और साध्य का अर्थ होता है लक्ष्य। तो राज्य की सहायता से व्यक्ति का कल्याण ही होता है, हॉब्स कहता है। फिर नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोगों ने जितने भी राजनीतिक दर्शन के लेखकों को जन्म दिया उन सभी में संभवतः हॉब्स महानतम है। यह कथन किसने कहा? तो सेबाइन ने कहा। फिर नेक्स्ट है, हॉब्स अंग्रेज जाति का एक महान राजनीतिक विचारक था जिसका नाम तब तक रहेगा जब तक मनुष्य राजनीतिक मामलों में विचार करने का कष्ट करेगा। यह वक्तव्य किसने कहा? तो मैक्सी ने कहा। ये सब नाम और ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आते हैं एग्ज़ाम में कि किसने कहा, तो आप इसे प्लीज़ इसे लिख लीजिएगा ज़रूर से। फिर नेक्स्ट आते हैं, हॉब्स ने स्वयं कहा वह और डर दोनों जुड़वा भाई है। जैसा कि हम सब ने देखा ही है और बताया मैंने कि आर्मेडा के युद्ध के कारण सर्वत्र इंग्लैंड में भय का वातावरण था। उसी वातावरण में उन्होंने जन्म लिया, तो वे भीरू और डरपोक प्रवृत्ति के थे। तो उनका कहना था कि वह और डर दोनों जुड़वा भाई है। फिर नेक्स्ट है, हॉब्स की सबसे अधिक चर्चित पुस्तक का क्या नाम है? तो लेवियाथन है। फिर नेक्स्ट है, हॉब्स की समझौता का अंतिम निष्कर्ष क्या था? निरंकुश राजतंत्र। हॉब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता था और राजा को शक्ति की बल देता था। फिर हॉब्स के कुछ महत्वपूर्ण कथन यहाँ पे मैंने लिखे हैं जिससे आपको उनको जानना आसानी होगी। जिसमें पहला है, सत्ता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है। उनका मानना था कि जब सत्ता स्थापित होती है तो सबकी स्वतंत्रता लोप हो स्वतंत्रता का ये हो जाता है, बंधन में सभी आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, जहाँ कानून चुप है वहीं व्यक्ति स्वतंत्र है। उनका मानना है कि जब कानून लागू होते हैं तो व्यक्ति में प्रतिबंध भी होते हैं, और जब कानून चुप रहता है तभी व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन जब कानून सभी जगह लागू होने लगेंगे तो व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति का दुश्मन होता है। उनका मानना था कि हर व्यक्ति एक दूसरे का दुश्मन होता है। फिर नेक्स्ट है, एकता सामान्य प्रतिनिधि में निहित रहती है, ना कि व्यक्ति में। उनका एक व्यक्ति में एकता नहीं बल्कि जो सामान्य प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं में एकता स्थापित होती है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट में,
सत्ता चाहे जिसमें रहे वह पूर्ण अविभाज्य और उदय होती है। उनका मानना है कि सत्ता जिस जनता के प्रतिनिधि हो या राज्य हो, जिसमें भी होती है सत्ता, वह पूर्ण होता है, अविभाज्य होता है, उदय होता है। फिर नेक्स्ट है आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपने आत्मरक्षा का अधिकार है और यह व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार है। फिर नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी अधिकार एक व्यक्ति या एक समूह को सौंप दे, वह उनकी एक दूसरे से तथा बाह्य आक्रमणों से रक्षा करेगा। सामाजिक समझौता में यह जो लाइन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उनके विचार सामाजिक समझौता का इसी से प्रकट होते हैं कि उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सभी अधिकार एक व्यक्ति या समूह को सौंप दे, वह उनकी एक दूसरे से तथा बाह्य आक्रमण से रक्षा करेगा। फिर नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति का ध्येय उन वस्तुओं की उपलब्ध करने की सतत सफलता है जिसकी वह समय समय पर इच्छा करता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति की और सफलता के लिए मतलब वस्तुओं को उपलब्ध करने के लिए उस कोशिश में लगा ही रहता है। आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इनके सिद्धांतों के बारे में देखेंगे, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू।